हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। मेरे साथ बेटा इसकी क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर बेटा आज हम क्या टॉपिक शुरू करेंगे। हम लोग बेटा जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं यहाँ पर है प्लांट वाटर रिलेशंस। हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो है प्लांट वाटर रिलेशंस। क्या है प्लांट वाटर रिलेशंस? देखिए बच्चे, प्लांट वाटर रिलेशन से करने से पहले आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराऊं कि हमने लास्ट क्लास में किया क्या। इससे पहले वाली क्लास में आपने ये सब पोर्शंस किए, जिन पोर्शंस की अगर हम कहानी से बात करें तो अपने ऑस्मोसिस को इन डिटेल स्टडी किया। ये पूरा प्रोसेस जो ऑस्मोसिस का था, आपने बेटा इस पूरे प्रोसेस को स्टडी किया। ऑस्मोसिस के साथ आपने मेम्ब्रेन्स को स्टडी किया कि कौन कौन सी मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू ऑस्मोसिस हो सकता है। इनफैक्ट अगर आप गौर करो तो बेटा आपने एनसीईआरटी से इस पूरे डायग्राम की जो आपको यहाँ सामने दिख रहा है आपने कंपैरिजन किया, समझा कि सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में फर्क क्या। मस्ट यू शुड नो कि बेटा इस पॉइंट से आपके लिए एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगर मुझे क्वेश्चन बनाना हो कि इनमें से कौन से प्रोसेस में एटीपी चाहिए, इनमें से कौन सा प्रोसेस स्पेसिफिक है या सिलेक्टिव है, मैं वर्ड बोलूँ सिलेक्टिव चाहे स्पेसिफिक, एक ही मतलब होगा। इस पूरे डायग्राम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बेटा मैं आराम से बना सकता हूँ अगर मुझे क्वेश्चन आपके लिए बनाना है। हमने पूरा प्रोसेस देखा, अपहिल ट्रांसपोर्ट आपको समझाया, स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन समझाए और इसलिए बताया कि इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स केमिकल भी हो सकते हैं, फिजिकली भी इनहिबिट कर सकते हो, केमिकली भी इनहिबिट कर सकते हो, यानी आपको मल्टीपल चीज़ें बताई, समझाया गया कि पूरा प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो दिस इज वॉट वी हैव डन इन द लास्ट क्लास। आज की क्लास पिछले वाली क्लास के कंसेप्ट के ऊपर एक बेस्ड अंडरस्टैंडिंग के नाम पे मैं कहता हूँ कि टॉपिक है आज का प्लांट वाटर रिलेशंस। तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद इन दिस टॉपिक। आप समझो कि प्लांट की पानी के साथ क्या रिलेशनशिप है। व्हेन यू लुक एट अ प्लांट एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड कि एक प्लांट की पानी के साथ क्या रिलेशनशिप है तो क्या समझाओगे। बात मुद्दे की है कि व्हाट आर यू गोइंग टू एक्सप्लेन। समझ लो देखो इधर वाटर है भैया। अब वाटर क्या किसी सेल का एक एसेंशियल पार्ट है? तो आप कहोगे 100%। आप एक सेल के अंदर देखें तो साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर क्या चीज है, ये वाटर पड़ी है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर हम लोग कहेंगे यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा क्या पड़ा है अपने पास, वाटर। तो साइटोप्लाज्म एक तरीके की हम लोग कह देते हैं कि एक तरीके का सॉल्यूशन है। तो भैया सॉल्यूशन है तो इस सॉल्यूशन में आपके पास सॉल्वेंट भी होगा और सॉल्यूट भी होगा। ये बात आप क्लियर हो सकती है। इतना डन। हमारा लेक्चर बेटा इस अंडरस्टैंडिंग में बेस्ड होगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट की। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो आपको सब कुछ इजी होता जाएगा। देखते रहना स्टेप बाय स्टेप। तो साइटोप्लाज्म एक सॉल्यूशन है, तो साइटोप्लाज्म में ना इस सॉल्यूट के नाम पे बहुत सारे बायोकेमिकल्स मिक्स्ड है। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, अमाइनो एसिड्स, मल्टीपल चीज़ें साइटोप्लाज्म के अंदर एज अ सॉल्यूट मिल जाती है। बट मुद्दे की बात ये साइटोप्लाज्म में सॉल्वेंट के नाम पे आपके पास क्या चीज़ है, सॉल्वेंट के नाम पे बेटा वाटर है। और यही वाटर प्लांट वाटर रिलेशनशिप्स का कंसेप्ट का बेसिक है। हमारे पास 2 सेल यहाँ इस तरीके से बैठे हैं। अब एक सेल से सामान दूसरे सेल में जाएगा या फिर वाइस वर्सा होगा, सामान एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा या उल्टा जाएगा। अब ये मूवमेंट जो बेटा मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये मूवमेंट क्यों है? पॉइंट इज व्हाई डू वी हैव दिस मूवमेंट। इस मूवमेंट को एक्सप्लेन करता है आज का लेक्चर। तो आओ सबसे पहले एनसीईआरटी देखते हैं, एनसीईआरटी कैसे इंट्रोड्यूस करता है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे वाटर पोटेंशियल जो मूवमेंट का सबसे मेजर कारण है। देखो करते हैं स्टार्ट। देखिए, water is essential for all physiological activities of the plant and plays a very important role in all the living organism. 100% आता है। It provides the medium in which most substances are dissolved. एक medium जिसमें most of the substances are dissolved. देखो लाइन फॉलो हो रही है साथ ही साथ। The protoplasm of the cells is nothing but water in which different molecules are dissolved and several particles suspended. यानी आप प्रोटोप्लाज्म बोलिए बेटा चाहे आप बोलिए साइटोप्लाज्म, इसके अंदर अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं
जो डिजोल्व है या सस्पेंडेड। सस्पेंडेड मैं तब बोलूँगा अगर वो डिजोल्व नहीं है, बस वो तैर रहे, कुछ नॉन सॉल्युबल सब्सटेंस भी तो होंगे ना। A watermelon has over 92% of water। पहला फैक्ट यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ और इस फैक्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा कि वाटरमेलन में कितना परसेंट वाटर है। वाटरमेलन 92% वाटर। गर्मियों में वाटरमेलन खाते हैं ना बेटा, तरबूज खाते हो, क्यों? क्योंकि उससे शरीर में कहते हैं ठंडक महसूस होती है। वाई? क्योंकि उसमें इतना सारा पानी है। आप गर्मियों में इतना सारा पसीना निकलवा रहे हो, इतना सारा स्वेटिंग हो रहा है, तो बेसिकली वो 92% वाटर जो है, हम इतना ज़्यादा पानी अगर किसी चीज़ को खा के कंज्यूम करेंगे तो हम वो जो डिहाइड्रेशन प्रोसेस है उससे बच सकते हैं। मोस्ट हर्बेशियस प्लांट जो ग्रीन से होते हैं हैव ओनली 10 to 15% ऑफ इट्स फ्रेश वेट एज ड्राई मैटर। यानी जो हरे हरे प्लांट होते हैं उनमें भी प्रिडोमिनेंटली आपके पास क्या होता है, वाटर ही मेन कंपोनेंट है, क्योंकि उनका 10 से 15% तो उनका ड्राई वेट है। तो बेटा अगर 15% ड्राई वेट है तो जायज़ सी बात है 85% उनका क्या होगा, उनका वेट मास होगा। वेट मास स्पेसिफिकली व्हेन यू टॉक अबाउट वेट मास इज वाटर। ठीक। ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर विद इन द प्लांट वेरीज। प्लांट में अलग अलग हिस्सों में वाटर कहाँ किस हिस्से में कितना है कितना नहीं, ये अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके से वेरी करता है। Of course, distribution of water within a plant varies. For example, woody parts have relatively less water, while the soft parts mostly contain water. जाए ऐसी बात। A seed may appear to be dry. एक बीज देखने में सूखा सूखा लगेगा, लेकिन उसके पास भी it still has water. Otherwise, it would not be alive and respiring. ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप एक बीज देखते हैं तो बीज में भी पानी होता है बेटा, थोड़ा सा होता है, बहुत कम मॉइस्चर होता है, लेकिन होता है। Terrestrial plants take up huge amount of water daily, but most of it is lost to the air through evaporation from the leaves. मालूम है ना, इस तरीके से हम लोग स्टोमेटा देखते हैं और हम कहते हैं कि स्टोमेटा से अंदर से जो वाटर आता है वो स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है। इस स्टोमेटा से वाटर बाहर निकलता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, एंड इस पूरे फिनोमिना को बेटा हम लोग टर्म करते हैं ट्रांसपिरेशन। अ मैच्योर कॉर्न प्लांट, मकई का पेड़, absorbs almost 3 liters of water in a day. पॉइंट इज बच्चे, ये मैं लाइन को क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, ये लाइन डायरेक्ट क्वेश्चंस में आ जाती है। While a mustard plant absorbs water equal to its own weight in about 5 hours. ओके, जितना मस्टर्ड का पौधे का जितना वेट है उतना ही लीटर पानी वो 5 घंटे में एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी अब देखो ना, ज़मीन पे पेड़ पौधे लगाने आसान है, लेकिन ये पेड़ पौधे कितना पानी एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। Because of this high demand of water, it is not surprising that water is often the limiting factor for plant growth and productivity. क्योंकि पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए जिसकी ज़रूरत ज़्यादा, यानी जो ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, वो जायज़ सी बात कम हो जाती है। अगर आप मार्केट में मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड सब लोग ना मछली खाना लग जाए तो मछली की कमी होनी शुरू हो जाएगी। मछली की कमी होनी शुरू हो जाएगी यानी मछली आपके पास लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। यानी जो चीज़ ज़्यादा कंज्यूम होती है वो लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? बस यही बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वाटर पोटेंशियल, अभी वाटर लिमिटिंग फैक्टर है, तो अब कैसे हम वाटर के बारे में पूरी की पूरी कहानी देखते हैं। हमें पढ़ना है प्लांट वाटर रिलेशनशिप्स। प्लांट वाटर रिलेशनशिप्स में बेटा एक हाइपरटोनिक, दूसरा हाइपोटोनिक और तीसरा आइसोटोनिक, और इनके साथ एसोसिएटेड वर्ड ऑस्मोसिस तुम्हें पढ़ाना है। ज़रा फोकस करना। हम कहते हैं ऑस्मोसिस वाला वर्ड, ऑस्मोसिस में क्या होता है, इसको उठा के नीचे रखो और देखो, हम कहते हैं कि जब आप इस तरीके से, मैं यहाँ पे बेटा 2 सेल ले रहा हूँ, बेटा ध्यान से देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पे 2 सेल लिए। ये सेल मान लो इनको इस तरीके से मैं इनके अंदर गोल गोल ऐसे, इसके अंदर इस तरीके से मैं इनका ये न्यूक्लियस बना देता हूँ। तो अब कंडीशन क्या है कि वाटर का जो मूवमेंट है वो इधर से इधर हो रहा है या फिर इधर से इधर हो रहा है, किसी एक डायरेक्शन में होगा, या तो ऊपर वाले या नीचे वाले, राइट। वो क्यों एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में होगा, ये बात मुझे समझनी है। क्लियर? अब आप ज़रा इस कंडीशन को सिंप्लीफाई कर दो
एक सेल की जगह आप सोचो, 2 सेल की जगह आप सोचो आपके पास कितने हैं, एक ही सेल है। तो एक सेल के अंदर ये बात समझाने के लिए आप यहाँ पे इस तरीके से एक सेल को समझ के रखो। ये अपने पास एक सेल है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक बॉक्स के अंदर इस तरीके से मैंने सेल को डाल दिया। अब ये सेल अंदर है और इस बॉक्स में क्या है ना बच्चे, इस तरीके से पानी भरा हुआ है। इस बॉक्स में पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो कंडीशन क्या हो रही है, ध्यान से देखिए। कंडीशन कुछ ये है कि जो मूवमेंट है वो इनसाइड भी हो सकती है, ये मूवमेंट अंदर से बाहर भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, या बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ। तो ये बात किस पे डिपेंड करेगी कि मूवमेंट ये हो या ये हो, ये किस बात पे डिपेंड करेगी। और इस कंसेप्ट को समझने के लिए कि मूवमेंट कौन सी होगी, मुझे 3 वर्ड सीखने, एक हाइपरटोनिक, एक हाइपोटोनिक और एक आइसोटोनिक, ठीक। देखो, तो हाइपरटोनिक के केस के अंदर क्या हो रहा है, हाइपरटोनिक के केस के अंदर हम समझते हैं, मैं यहाँ पे नाम पूरा देता हूँ, हाइपरटोनिक सराउंडिंग। हाइपरटोनिक सराउंडिंग का मतलब, हाइपर का मतलब क्या होता है बेटा, हाई, ज्यादा। हम कहते हैं ना घर में हाइपर क्यों हो रहे हो, हाइपर मतलब ऊंचा, ज्यादा आवाज ऊंची क्यों कर रहे हो, गुस्सा, तापमान क्यों ऊंचा कर रहे हो अपना, उसका मतलब होता है हाइपर। तो हाइपरटोनिक सराउंडिंग से एग्जैक्टली मतलब क्या होता है कि द सराउंडिंग is more concentrated. The surrounding is more concentrated with solute. Surrounding concentrated है solute से। देखो बेटा, एक और कंसेप्ट यहाँ पे तो मैं बताता हूँ, वर्ड देखना बेटा, concentration. Concentration of solution। एक सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन देखनी है। सॉल्यूशन के 2 हिस्से होते हैं, मालूम है हमें, एक सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट। इस बात में जो मैं बताने वाला हूँ अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको अभी क्लियर कर लो, आपकी टेंशन क्लियर हो जाएगी। एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। तो बेटा क्या है, मैं इस तरीके से एक ग्लास लेता हूँ और यहाँ पे दूसरा ग्लास लेता हूँ, दोनों के अंदर 1 लीटर वाटर है, दोनों के अंदर 1 लीटर वाटर है। नहीं, ये नहीं कहूँगा, मैं ऐसा कहूँगा ये दोनों ऊपर तक भरे हुए हैं, बिल्कुल टॉप, और इन दोनों की वॉल्यूम बराबर है, सेम वॉल्यूम ऑफ बोथ कंटेनर, दोनों कंटेनर की वॉल्यूम सेम। इस वाले कंटेनर के अंदर ध्यान से देखना, पहले वाले कंटेनर नंबर ए, कंटेनर नंबर बी। कंटेनर नंबर ए के अंदर आपके पास है सॉल्ट 10 ग्राम और यहाँ पे सॉल्ट 15 ग्राम, ठीक, इतना अरेंजमेंट है। अब मुझे बताओ इन दोनों में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हाई कहाँ पर होगा, तो आप कहोगे इस वाले में बी हैज़ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? बी का सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है क्योंकि ए के कंपैरिजन में बी में ज़्यादा सॉल्ट है। क्या मैंने तुम्हें ये बात बताई कि इन दोनों के अंदर इस तरीके से पानी भरा हुआ है? बिल्कुल। क्या दोनों की वॉल्यूम बराबर है? 100% दोनों की वॉल्यूम बराबर है। तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो मुझे बताइए, आप देख रहे हैं ए और बी 2 कंटेनर, जिसके अंदर आपको मालूम लगता है कि बी के अंदर आपके पास सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा है। अब मुझे बताओ दोनों में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन किसमें ज़्यादा होगा? जिसमें सॉल्ट का, सॉल्यूट का अमाउंट कम, उसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा। पक्का बात क्लियर हो रही है? आपको मालूम होना चाहिए ना बच्चे, सॉल्यूशन सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों से बनती है। तो अगर मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ 1 लीटर, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कुछ अमाउंट सॉल्वेंट का होगा, कुछ अमाउंट सॉल्यूट का होगा। अगर दोनों कंटेनर की वैल्यू है 1 लीटर, एक कंटेनर में 15 ग्राम आपके पास सॉल्यूट होगा, तो यहाँ पे x अमाउंट का सॉल्वेंट होगा।
मान लेते हैं। एक में 10 ग्राम का सॉल्यूट है तो उसमें y ग्राम का सॉल्वेंट होगा। जायज़ सी बात क्या है, y की वैल्यू x से ज़्यादा होगी। क्या आपको ये वाली बात क्लियर हो रही है? मैं अगर आपको एक बात बताऊं, इस बात को एक एग्जांपल से आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूं। बेटा एक आप ग्लास एक ग्लास आप पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए। तो हमने बचपन से पढ़ा है कि नमक जो होता है वो घुल के पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में चला जाता है, ये हमने पढ़ा है ना। बट मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ जो आज आप यहाँ सीखोगे। जब आप एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डालते हो तो 1 गिलास पानी में समझ लो 1 लीटर वाटर था, उसमें आपने 1 चम्मच नमक डाला ना, तो अब वॉल्यूम 1 लीटर से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। यानी सॉल्यूट जब किसी एक उसमें सॉल्यूशन बना रहा है, जब सॉल्यूट को उठा के मैं किसी पानी में डाल दे रहा हूँ तो 1 लीटर से ज़्यादा वॉल्यूम हो जाती है। आपको मेरी बात क्लियर हुई? उसी तरीके से यहाँ पर अगर मेरे पास अमाउंट, मेरे पास वॉल्यूम का फिक्स्ड है, तो अगर सॉल्यूट मेरे पास 15 ग्राम है, एक सॉल्वेंट मान लिया, 10 ग्राम सॉल्यूट है, y मान लिया, तो y की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। यानी वाटर यहाँ पे इस वाले के अंदर ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू दिस। यानी अगर मैं कुछ बोलूँ यहाँ पर, ध्यान से मेरी बात सुनना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन चेम्बर ए इज हायर। चेम्बर ए के अंदर वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू चेम्बर बी। बोलो बात क्लियर हो रही है? सिंपल है ना बेटा, कोई टेंशन तो नहीं। इसका एक और एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ ये बेसिक बातें, क्योंकि बेटा ये बेसिक बातें क्या होती हैं, हमारे लिए ना प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। एक तरफ आप लेते हो 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर, 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर, और एक तरफ लेते हो आप सी और ओशन। ठीक है, आप ही लेते हो। अब मुझे क्वेश्चन बताइए, इन दोनों में से विच हैज हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन? आंसर क्या होगा? ये क्या ये? आंसर क्या होगा आपके पास, ये या फिर ये? तो आप इसका आंसर क्या देंगे? ध्यान से सुनिएगा, इसका आंसर होगा 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर। कॉन्सेंट्रेशन को अमाउंट से कंफ्यूज नहीं किया करते बेटा जी, ये बात यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा था। आप इस केस में देखिए, मैंने पूछा कहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है। ठीक, अब मुझे बताओ कैसे समझा हमने इसको। कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन इज अमाउंट ऑफ गिवन substance upon total volume of total volume, जितनी भी वॉल्यूम होगी उस पूरे सामान की। तो अब यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला तो मालूम है, ये कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला आपको अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? देखो, अमाउंट ऑफ गिवन सब्सटेंस अपॉन टोटल वॉल्यूम ये है। अब आप 1 लीटर ग्लास में, अब आप देखें ना बेटा, 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर, इसमें देखो अमाउंट ऑफ गिवन सब्सटेंस कितना है, 1 लीटर। डिस्टिल्ड वाटर पूरा का पूरा 1 लीटर है। टोटल वॉल्यूम कितनी है, 1 लीटर। तो आंसर क्या होगा, 1। सी वाटर में देखो, सी वाटर के अंदर आप सी वाटर को देख रहे हैं तो बेटा ये सॉल्यूशन है, क्योंकि सी वाटर एक सॉल्यूशन है तो इसमें सॉल्ट भी होगा, इसमें सॉल्वेंट भी होगा। तो यानी सी वाटर के अंदर हमें कॉन्सेंट्रेशन किसकी करानी है, वाटर की। और जब आप सी वाटर देखते हो तो इसके अंदर सॉल्ट भी होता है और वाटर भी होता है। तो आपके पास सी वाटर समझ लो 1 करोड़ लीटर था, मान लो हाइपोथेटिकली, तो टोटल वॉल्यूम इज 1 करोड़ लीटर। तो इसके अंदर 1 करोड़ लीटर सॉल्ट प्लस वाटर मिलके बना है ना, तो जो वाटर की वैल्यू होगी 1 करोड़ से कम होगी। आप समझ लो 0.8 करोड़ लीटर, तो वैल्यू आपकी 0.8 आई ना। बताओ कॉन्सेंट्रेशन ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? जायज़ सी बात, कॉन्सेंट्रेशन ये ज़्यादा है। इसलिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, इसमें 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर और सी और ओशन में से कुछ भी ले लो, इनमें से वाटर का कॉन्सेंट्रेशन किसमें ज़्यादा है? वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है इसमें। यानी
पूरी कहानी से क्या समझाना चाह रहा था बिफोर स्टार्टिंग हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक? आपको बेटा ये बात समझाना चाह रहा था कि आप कंसंट्रेशन जो है किसी भी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की भी निकाल सकते हो और सॉल्यूट की भी निकाल सकते हो। आप कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की भी निकाल सकते हो, सॉल्यूट की भी निकाल सकते हो, ठीक? तो सब्सटेंसेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्सेंट्रेशन। सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्सेंट्रेशन। ये बात आपको क्लियर होती है? तो अगर मैं आपसे ये वाली बात कहता हूँ, अगर मैं आपको ये अरेंजमेंट देता हूँ कि हमारे पास ये एक चेम्बर है जिसमें हमारे पास यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगी हुई है, और इस मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है ये आपके पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी ओनली अलाउ वाटर मूवमेंट, ये सिर्फ वाटर मूवमेंट अलाउ करती है। तो इस केस में अगर आपके पास पहली सॉल्यूशन ये, दूसरी सॉल्यूशन ये, अब यहाँ पे डॉट डॉट जो दिखा रहा हूँ समझ लो ये सॉल्यूट है। एक का नाम ए देता हूँ, दूसरा का नाम बी देता हूँ, समझ लो डॉट डॉट जो लगाइए सॉल्यूट। अब मुझे बताओ वाटर ए से बी जाएगा कि बी से ए? तो आंसर क्या होगा? वाटर मूव्स फ्रॉम ए टू बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोसिस के नाम पे ए के अंदर हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन है और बी के अंदर लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है। तो वाटर का मूवमेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन होगा। स्टेटमेंट डन। तो बच्चे मेरे से पूछेंगे कि सर यहाँ पे सॉल्ट क्यों नहीं मूव कर सकता? क्योंकि बेटा ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ओनली अलाउज द मूवमेंट ऑफ वाटर। अगर मैं यहाँ पे अपना गिवन स्टेटमेंट चेंज कर दूं, मैं कहूँ कि ये आपके पास क्या है, ये है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और ऐसी मेम्ब्रेन है ओनली अलाउ सॉल्ट टू मूव, सिर्फ सॉल्ट को मूव करने की अगर अलाउ करती है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ए से बी मूवमेंट होगी कि बी से ए? तो पहला पॉइंट आप एक क्वेश्चन पूछोगे कि सर मूवमेंट किसकी होगी? बेटा क्या यहाँ पे वाटर की मूवमेंट हो सकती है? तो आप क्वेश्चन में देखो ओनली अलाउ सॉल्ट, तो वाटर की मूवमेंट नहीं हो सकती। इस केस में किस चीज की मूवमेंट होगी? सॉल्यूट की मूवमेंट होगी। तो हम कहते हैं जो मूवमेंट होगी वो बी से ए होगी ऑफ सॉल्यूट। बात क्लियर हुई? आपको समझ आया? यानी आपको क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है कि वो किस चीज को अलाउ करता है। क्या आपके पास कोई चीज वाटर को मूव करना अलाउड कर रही है कि सॉल्यूट को मूव करना अलाउ कर रही है? ये वाली बात अपने को समझ लेनी चाहिए। कहानी क्लियर होती? कोई डाउट नहीं? तो यहाँ पे आप एक और फैक्ट सीखिए बेटा। यहाँ पे जब आप एक नॉर्मल सेल समझते हैं, आप इस तरीके से एक नॉर्मल सेल देखते हो, ये हमारे पास एक नॉर्मल सेल देखा, तो जो सेल होता है, सेल अलाउज वाटर टू मूव आउट और इनसाइड, it does not allow the salt to move। यानी सॉल्ट की मूवमेंट यहां से नहीं हो सकती। यहां पे अगर मूवमेंट होगी तो ये मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी? वाटर की होगी। कहानी क्लियर होती है? अब यहां पे वाटर की मूवमेंट थ्रू एक्वापोरेंस होगी, लेकिन मूवमेंट वाटर की होगी। आपके पास सॉल्ट को जो कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म है उनको मूव करने के लिए कोई भी आपके पास स्पेसिफिक प्रोटीन्स नहीं है। ना वो स्टेरॉइडल मेम्ब्रेन से होकर निकल सकती हैं, ये जो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन से भी होकर नहीं निकल सकती बेटा। ना ही वो उनके लिए कोई स्पेसिफिक फैसिलिटेटर, कोई प्रोटीन्स हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे डेफिनेटली वाटर मूव कर सकता है थ्रू एक्वापोरेंस। बस यही वाली बात यहाँ पे हो रही है। क्या आपको मेरी बात अच्छे से क्लियर हो गई? यहाँ पे समझ आया? यस। अगर आपको ये वाली बात समझ आई तो वापस आके यहाँ पे देखो, हाइपरटोनिक सराउंडिंग में मैंने कहा, इस हाइपरटोनिक सराउंडिंग में क्या देखे हम लोग? हम देखे कि सराउंडिंग इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड विद सॉल्यूट, यानी बाहर में, इधर बाहर में सॉल्यूट की जो मात्रा है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अंदर। तो बोलो सॉल्यूट बाहर से अंदर जा सकता था? नहीं, क्योंकि सेल बाहर से सॉल्यूट अंदर आना या अंदर से सॉल्यूट को बाहर जाना अलाउ नहीं करता अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। नॉर्मल केसेस में नॉर्मली सेल कभी भी सॉल्यूट की मूवमेंट को अलाउ नहीं करता। तो कौन सी चीज मूव करेगी? वाटर मूव करेगा ना। तो हम यहाँ कहेंगे वाटर मूव्स आउट।
यहाँ पे वाटर बाहर मूव करेगा, ऑस्मोसिस ही होगी और वाटर क्या करेगा बेटा, बाहर की तरफ मूव करेगा, यानी वाटर मूव्स आउटसाइड, बाहर की तरफ वाटर मूव करता है। डन। आप दूसरा देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हम इस तरीके से पढ़ते हैं और इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर ये अपने पास एक सेल है, ओके, और सेल के बाहर जब बेटा यहाँ पे देखा तो यहाँ पे इस तरीके से अरेंजमेंट है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर भी यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा। पॉइंट इज, अब बाहर आपके पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन लेस आउटसाइड। अगर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाहर की तरफ कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा, बाहर सॉल्ट कम है तो जाहिर सी बात पानी ज़्यादा है। सॉल्यूशन है ना, साइटोप्लाज्म भी एक सॉल्यूशन है, बाहर भी हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम है, साइटोप्लाज्म में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन एज कम्पेयर टू आउटसाइड ज़्यादा होगा। साइटोप्लाज्म में सॉल्ट ज़्यादा है, बाहर सॉल्ट कम है, तो अगर आपके पास ऐसी कंडीशन हुई तो बाहर से पानी अंदर जाएगा, यानी वाटर मूव्स इनसाइड। और यहाँ पे क्या होगा, वाटर जब अंदर जाएगा तो सेल फूलना शुरू होगा, सेल स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग, सेल एक्सपैंड करना शुरू करेगा। बेटा जब सेल एक्सपैंड करना शुरू करता है ना तो ये सेल मेम्ब्रेन्स होती है इस तरीके से फूलने लगती है, सेल मेम्ब्रेन्स इस तरीके से फूलने लगती है। अगर आप एक एनिमल सेल देखें तो पानी अंदर जा रहा है एनिमल सेल में, सेल इस तरीके से फूलना शुरू हुआ और थोड़ी देर में ना सेल फट जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक हद तक स्ट्रेच कर सकती है, क्योंकि पानी तो अंदर जाते जाएगा और फट करके फट जाएगा। लेकिन प्लांट सेल में जो ये सेल मेम्ब्रेन है जब ये फूलना शुरू करती है ना थोड़ी देर बाद रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उसको रोकने के लिए एक हार्ड सेल वॉल होती है जिसमें प्लांट सेल्स। यहाँ पे जब पानी मूव्स आउट तो पानी मूव आउट होने की वजह से क्या होता है, सेल श्रिंक्स। यानी क्वेश्चन है हाइपरटोनिक सराउंडिंग में अगर आपने सेल को डाल दिया तो सेल करेगा श्रिंक, हाइपोटोनिक कंडीशन में डाल दिया तो सेल करेगा स्वेल, और अगर आप आइसोटोनिक कंडीशन में डाल दें तो बेटा आइसोटोनिक का यहाँ पे मतलब आप लोग सीखें कि आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है। आइसोटोनिक मीन समथिंग, अरे यार, आइसोटोनिक मीन समथिंग एंड व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन। देखिए सेल आपने यहाँ पे डाल दिए इस तरीके से, तो यहाँ पे अपने आइसोटोनिक कंडीशन में आप इस तरीके से पानी डाल के रखे हुए। तो मुद्दे की बात आइसोटोनिक कंडीशन में क्या है ना बेटा, आप आइसो वर्ड पे फोकस कीजिए। किस पे? आइसो। एंड आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। आइसो का मतलब होता है सेम। तो अगर आइसो का मतलब है सेम तो आइसोटोनिक कंडीशन में यानी बाहर की कॉन्सेंट्रेशन अंदर की कॉन्सेंट्रेशन बराबर, यानी इनसाइड कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू आउटसाइड concentration, therefore no net movement of water की कोई नेट मूवमेंट यहाँ नहीं हो रही। किस कंडीशन में? आइसोटोनिक कंडीशन में। बोलो बात क्लियर हुई? आपको कहानी समझ आ गई? ये कंडीशन थी हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। यहाँ तक आपको तीन चीज़ें अच्छे से समझ आ चुकी हैं। यहाँ पे मैंने एक कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट में बेटा आपको खूब सारी बातें अलग से सिखा दी थी। आई जस्ट मेक अ स्पेस, इनको थोड़ा साइड कर देते हैं। यहाँ तक आपको कंडीशन क्लियर हो गई? पक्का? अब ना हमने ये बोला कि ध्यान से मेरी बात सुनना, हम लॉजिक पे आ रहे हैं आज के लेक्चर के। लॉजिक क्या कहता है? आज मैं आपको कंसेप्ट ऑस्मोटिक प्रेशर समझाऊंगा, उसके साथ हम क्लास एंड करेंगे, लेकिन मैं आपको एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, ज़रा फोकस कीजिएगा। कंसेप्ट कहता है कि भैया कि वाटर जो है या कोई भी सब्सटेंस है जब डिफ्यूजन करता है तो इट गोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। ये स्टेटमेंट सही है, राइट? एनीथिंग moves from a region of high concentration to the region of low concentration, right? Point is why. यहाँ पे आप क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हो, क्यों? Why? आप इसको why को आंसर करने के लिए कंसेप्ट पढ़ते हो वाटर पोटेंशियल। कंसेप्ट क्या पढ़ते हो? वाटर पोटेंशियल। क्या है ये कंसेप्ट तो मैं बताऊंगा तुम्हें नेक्स्ट वाली क्लास में। अभी मैं कुछ पॉइंट छोटे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ तुम्हें। क्या
वाटर पोटेंशियल कंसेप्ट हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है कि क्यों ये वाटर पोटेंशियल है। अब मुझे ना इस वर्ड को समझाने के लिए बेटा तुम्हें ना कुछ फिजिक्स का कंसेप्ट समझाना पड़ेगा, फोकस करना। ऐसा है कि ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर आपने इस तरीके से एक टैंक रख दिया। क्या किया कि टैंक में ना इस तरीके से आपने पानी भर दिया, ठीक, ऊपर तक भर दो। चलो टैंक में आपने पानी भरा, तो अब कंडीशन क्या हो रही है कि आप यहाँ से एक पाइप लेके आते हो। और पाइप जब लेके आते हो तो जो वाटर है वो वाटर का मूवमेंट ना इस तरीके से होता है, ये वाटर मूवमेंट। आप इसके अपोजिट वाला एक सिनेरियो देखो, इसके अपोजिट वाला सिनेरियो देखो, और सिनेरियो के केस में बेटा आप यहाँ पे कुछ ध्यान से देखिए। अब मैं थोड़ा उल्टा काम कर रहा हूँ इस सिनेरियो में। मैंने इस टैंक को उठाया और टैंक को उठा के ना मैं नीचे ले गया। मैं इस टैंक को उठा के नीचे ले गया, अरे भाई, और टैंक के साथ फिर मैंने एक पाइप जोड़ दी। अब आप पहले वाले केस में देखते हो वाटर का मूवमेंट ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है, यहाँ से यहाँ की तरफ हो रहा है। दूसरे वाले केस में क्या नीचे से ऊपर की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है, हाँ या ना? तो आप इस बात का क्या जवाब देते हो? बेटा पॉइंट इज वाटर का मूवमेंट यहाँ तो हो रहा है बट यहाँ नहीं हो रहा है। इसका रीजन पता क्या है? क्योंकि छत पे जाने के बाद यहाँ पे mgh हाइट आती है, जिसको हम टर्म करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम देते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? ई लिख दिया मैंने, श कैसे लिखते हैं? क्षमता। मैंने श अगर सही लिखा है, हिंदी आई एम नॉट श्योर। क्षमता, इंग्लिश में बोलो तो कैपेबिलिटी। पॉइंट इज यहाँ पे आप फोकस कर रहे हो बेटा वर्ड पोटेंशियल पे, और पोटेंशियल हमें क्या बताता है? क्षमता यानी कैपेबिलिटी। क्योंकि वाटर इज प्लेस्ड एट अ हाइट कॉल्ड h, इस वजह से वाटर के पास यहाँ पे कैपेबिलिटी है टू मूव। वाटर के पास कैपेबिलिटी है कि वाटर ऊपर से लेकर कहाँ पर आए? ऊपर से लेकर नीचे की तरफ आए। बात आपको क्लियर हो रही है? और यही कंसेप्ट आपको सीखना है जब आप टर्म पढ़ते हो वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल अपने को ये टर्म समझाता है, ये कंसेप्ट हमें क्या समझाता है कि आप वाटर पोटेंशियल कहते हैं कि अगर डिफ्यूजन हो रहा है तो एक एरिया जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है सिर्फ वहाँ जाएगा जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो अगर मूवमेंट हो रही है फ्रॉम वन एरिया ऑफ अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वी कैन से if the water is moving in such a manner, water moves according to its water potential. So the region from where water is coming, which is acting as a source, जो रीजन जहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उस रीजन के पास वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, वहां पे वाटर की कैपेबिलिटी है मूव करने की, और जहां पे जा रहा है वहां पे वाटर की कैपेबिलिटी है कम मूव करने की। ये कंसेप्ट है वाटर पोटेंशियल। मैंने सिर्फ आपको बेटा आइडिया दिया है, इस पोटेंशियल से जोड़ने के लिए आपको कंसेप्ट से समझ आना चाहिए। इस बात की बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एग्जैक्टली आप सोचो कि सर बात समझ नहीं आई, कंसेप्ट क्या था, पूरा अच्छे से समझ नहीं आया। तो जस्ट रिलैक्स एंड अंडरस्टैंड कि बेटा ये वाली पूरी की पूरी बात ना मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल में कराऊंगा। ये जानबूझ के मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया वाटर पोटेंशियल, क्योंकि जब आप आज घर जाके इस लेक्चर को पूरा का पूरा पढ़ेंगे, आप अपने आगे वाली एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, तो वाटर पोटेंशियल वाले पोर्शन को, इस वाले एरिया को आप पूरा का पूरा पढ़ के आइए। छोटा सा पैराग्राफ है ये कम से कम हमारा 15 से 20 मिनट लेगा बेटा ये पूरा का पूरा एरिया कवर होने में। ये पूरा का पूरा एरिया 15 to 20 मिनट्स लेगा आपके। तो ये हमें पूरी की पूरी कहानी पढ़ के आनी है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। अभी के लिए आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? आप यहाँ पे देख रहे हो समथिंग कॉल्ड एज ऑस्मोसिस हाइपर हाइपो आइसोटोनिक डन। आज आपको इन ऑस्मोसिस पढ़ाने का नेक्स्ट स्टेप बताना है मुझे, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या पढ़ाना है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस बात को अच्छे से समझना कि क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो
सिंपल है। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उठा के इन सब चीज़ों को नीचे लेके जाते हैं ताकि हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बढ़िया सी जगह बना सकें। चलो भैया, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना है ना, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के लिए हम एक बार दोबारा अपनी एनसीईआरटी खोलते हैं और एनसीईआरटी से कुछ चोरी करते हैं, एक फ़ोटो, ये वाली फ़ोटो। क्या करो भाई, अरे यार, कॉपी, इंसर्ट, मजा आ गया भाई साहब। ये देखो, फोटो हमने चोरी कर ली एनसीईआरटी से। ठीक, फोटो क्या बताती है, नहीं समझ आएगी तो इस फोटो का ना मैं आपको, फोटो जानबूझ के दिखाई एनसीईआरटी, मैं आपको फिगर भी बना के दिखाऊंगा, देखते रहो। क्या कहता है फिगर, आपने ना बेटा समझो कि इस तरीके से एक चेम्बर लो आप, राइट। इस चेम्बर को कट 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 इरेज होने दो उसको। चलो, वेरी गुड, आपने ये चेम्बर लिया। अब आप इस चेम्बर में क्या कीजिए, आप इस चेम्बर में पेट भर के पानी भर दो। पहले चलो, चेम्बर में क्या करता हूँ मैं, इस तरीके से ना इस चेम्बर में एक ट्यूब लेता हूँ, ध्यान से देखते रहिए बेटा। इस ट्यूब को मैं इस तरीके से रखता हूँ, आगे से खोखली है, तो मैं खोखले एरिया को सील करने के लिए ना यहाँ पे ना एक कपड़ा सा ले लेता हूँ और इसको बांध देता हूँ। मैं इसको इस तरीके से टाई कर देता हूँ, जैसे आपने यहाँ पे टाई किया ना, मैंने इसको इस तरीके से टाई कर दिया। ठीक है बेटा, अब मैं क्या कंडीशन कर रहा हूँ, मैं इसका कलर थोड़ा सा अलग करके दिखाऊंगा। मैं इसका कलर अलग दिखाने का मेरा सिर्फ एक पर्पस है कि मैंने सेंटर में जो लिया है वो एक सॉल्यूशन लिया है। क्या लिया है सेंटर में, एक सॉल्यूशन। मैंने सेंटर में सॉल्यूशन लिया है और बाहर की तरफ मैं नॉर्मल वाटर ले रहा हूँ। बाहर मैं इस तरीके से नॉर्मल वाटर ले रहा हूँ। तो अब अपनी बुद्धि लगाओ तुम लोग, आपके पास हाइपरटोनिक कंडीशन पर, छोड़ो यार, इसको मैं ऐसे रखता हूँ, ट्यूब और कंटेनर, दोनों में से हाइपरटोनिक कंडीशन किस में है, ट्यूब इज हाइपरटोनिक, राइट। क्योंकि ट्यूब हाइपरटोनिक है तो कंटेनर से जो वाटर का मूवमेंट होगा वो इस तरीके से होगा, राइट। तो यानी बाहर से जो इधर से इस तरीके से वाटर यहाँ पे मूव करना चाहेगा, आपको बाहर से वाटर इस तरीके से मूव करना चाहेगा। क्या आपको ये वाली बात क्लियर हो रही है? तो अब कंडीशन क्या होगी कि बाहर से वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा, डन, पक्का। क्योंकि बाहर वाले एरिया में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाइयर है। हाई कॉन्सेंट्रेशन मीन्स वाटर का यहाँ पे पोटेंशियल हाइयर है, अंदर वाटर का पोटेंशियल कम है, यानी वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है। क्योंकि अंदर आपके पास ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन है, बाहर हमारे पास प्योर वाटर है, तभी तो मैंने कलर चेंज करके दिखाया। तो अब आप समझो कि बाहर से पानी अंदर जा रहा है। बेटा पानी जब बाहर से अंदर जा रहा है तो एक पर्टिकुलर फोर्स से जा रहा होगा ना, एक पर्टिकुलर प्रेशर से जा रहा होगा ना, समझ रहे हो मेरी बात। बाहर से पानी अंदर जा रहा है तो एक पर्टिकुलर प्रेशर से जा रहा होगा, ये वाली बात समझने वाली है। तो जब बाहर से अंदर जा रहा है एक पर्टिकुलर प्रेशर से जा रहा है, अंदर की तरफ एक पर्टिकुलर फोर्स लगा रहा है, तो अब ये कंडीशन चल रही है। बट मुझे पता है क्या करना है, मुझे करना है कि बाहर से जो अंदर पानी आ रहा है मुझे उस पानी को रोकना है। I have to stop the movement of water from outside towards inside. I have to stop that. तो मैं पता क्या करूंगा, यहाँ पे बेटा मैं इस ट्यूब के अंदर इधर एक पिस्टन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, पिस्टन। पिस्टन क्या होता है, जैसे पिचकारी में नहीं होता पीछे से इस तरीके से फोर्स करने वाला, वो इस तरीके से मैं पिस्टन लगाऊंगा। और ये पिस्टन जो होगा, इस पिस्टन से ऊपर से मैं फोर्स लगाऊंगा। फोर्स है और क्योंकि यहाँ पे एरिया है तो टेक्निकली मैं यहाँ पे प्रेशर लगा रहा हूँ।
आप बोलो क्योंकि एक पर्टिकुलर इतने एरिया पे, इस एरिया पे जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स अपॉन यूनिट एरिया इज प्रेशर, यानी मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। तो मुझे बात समझ आती है कि वाटर एक प्रेशर से अंदर आने की कोशिश कर रहा है और मैं अब क्योंकि बाहर से पानी एक प्रेशर से आ रहा है तो उतना ही प्रेशर मैं ऊपर से नीचे की तरफ लगाऊं तो वाटर का अंदर आना बंद होगा कि नहीं होगा। समझ पा रहे हो? देखो यहां पर भी यही किया कि जब मैंने ऊपर से प्रेशर लगाया तो प्रेशर लगाने से वाटर जो आने की कोशिश कर रहा था ये पानी आना बंद हो गया। दिस वाटर स्टॉप्ड कमिंग फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स इनसाइड क्योंकि ऊपर से भी प्रेशर लग रहा है। ठीक, इतना समझे? चलो एक मुझे क्वेश्चन बताओ शुरुआत से। अंदर मेरे पास सुक्रोज सॉल्यूशन है, एक अंदर सॉल्यूशन है। अब अंदर सॉल्यूशन जो है मैं उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता हूं तो बाहर से पानी ज्यादा तेजी से आएगा, राइट? और अगर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अंदर कम कर देता हूं तो पानी कम तेजी से आएगा। यानी आप ग्रेडियंट देखो बेटा, ग्रेडियंट का मतलब ये हुआ कि आपने जब यहाँ पे ये वाला केस देखा, मैं यहाँ पे बिल्डिंग की हाइट बढ़ा देता हूँ तो आपके पास अगर मैं बिल्डिंग की हाइट बढ़ाता हूँ तो पानी ज्यादा तेजी से नीचे आता है, अगर मैं बिल्डिंग की हाइट कम कर देता हूँ तो पानी कम तेजी से नीचे आएगा, राइट? यानी डिफरेंस कितना है मुझे ये चेक करना है। तो अगर मैं इस केस में देख रहा हूं कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन भयंकर है, बहुत ज्यादा है, तो पानी बड़े तेजी से अंदर जाएगा। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो पानी कम तेजी से अंदर जाएगा। ये स्टेटमेंट सही? ठीक, पक्का क्लियर हो गया? तो अब जरा कंसेप्ट समझो, सुनो कंसेप्ट को। कंसेप्ट ये है कि जब एक सॉल्यूशन को इस किस्म की मेम्ब्रेन में डाला, इस अरेंजमेंट में, सेटअप में डालते हैं तो वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है विद अ सर्टेन प्रेशर। सो the pressure, so no definition, the pressure that should be applied on a solution, the pressure that should be applied on a solution to stop the incoming water, the pressure that should be applied on a solution to stop the incoming water, that pressure is called as osmotic pressure। इस प्रेशर को हम लोग क्या टर्म करते हैं? osmotic pressure। मैं डेफिनेशन आप लोग खुद लिखेंगे, डेफिनेशन बोल रहा हूं दोबारा। द प्रेशर दैट शुड बी अप्लाइड ऑन अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन था सुक्रोज सॉल्यूशन का। द प्रेशर दैट इज अप्लाइड ऑन दिस सॉल्यूशन सच एज नो वाटर कम्स इनसाइड, नो वाटर फ्लोज इनसाइड, दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। बात क्लियर? पक्का? अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर आपने सुक्रोज सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जो है, आपने सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन इस सॉल्यूशन में बढ़ा दिया, सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन विद इन दिस सॉल्यूशन बढ़ा दिया तो ज्यादा तेजी से पानी अंदर आएगा। तो ज्यादा तेजी से पानी अंदर आने की वजह से ऊपर से ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? जाहिर सी बात। यानी अगर मैं कहूं कि हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, देयरफॉर हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी सिंपल बोलो, concentration of solution is directly proportional to the osmotic pressure। जितना ज़्यादा concentration मुझे उतना ज़्यादा osmotic pressure लगाना पड़ेगा। तो क्या आपको solution के concentration और osmotic pressure के बीच में relationship clear हुआ? अगर बेटा ये वाला relationship clear हुआ, that means आपको osmotic pressure का concept समझ आ चुका है। कंसेप्ट में मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं करेंगे, आप यहाँ से पढ़ेंगे, इधर से पढ़ के आएंगे आप लोग। ये वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन आप पढ़ के आएंगे और कल की क्लास के अंदर जब हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक पूरे क्वेश्चन को फिनिश ऑफ करेंगे तब आपको पूरी की पूरी कहानी क्लियर होगी। आज के लिए इतना ही। मन लगा के सीखा, पढ़ा, देखा, जाना जरूरी था। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बेहद जरूरी। इतना डन हुआ बेटा। इसके साथ साथ आज का लेक्चर फिनिश हुआ। बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।